नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज सिन्हा और आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे शहर के एक चर्चित कथाकार जिन्हें अमेरिका में पुरस्कार भी मिला है। मैं अगले पार्ट में ठीक आपको बता दूँगी कब और कौन सा, लेकिन मिला है ये मैं जानती हूँ। और काफ़ी वो अच्छा लिखते हैं, कम चर्चित हैं, कम सोशल भी हैं, लेकिन आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक कहानी इस संग्रह की नींद का शहर जागता सपना। बड़ा दिलचस्प मुझे ये शीर्षक लगा। अभी हाल ही में इस मिलते जुलते शीर्षक से कहानियाँ याद आती हैं। अभी हाल ही में मैंने जयंती रंगनाथन जी की कहानी पढ़ी, जो कि हर कहीं है, नींद के गाँव में। वो कहानी अधूरी है। उस कहानी ने मुझे इतना उद्वेलित किया, मतलब मेरी पढ़ी हुई अधूरी है और मैं बिल्कुल वह संग्रह अमेज़ॉन से लूँगी। अभी कोई भी शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ। असल में कोरोना काल में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया किस्मों का कि सारी शॉपिंग अभी पेंडिंग है। अब तो मॉल्स भी खुल गए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन करना है, फिर भी पेंडिंग है। बहुत सी किताबें जिनमें मैं भी छपी, बहुत से दोस्तों की किताबें जिनमें बेस्ट सेलर नैना भी है और बहुत सी और किताबें, लेकिन अंग्रेज़ी और हिंदी की। लेकिन वो कहानी उनके संग्रह रूह की प्यास में है और वो तथाकथित रूप से भूतों पे है। वो कुछ भी हो सकती है। मैं उस कहानी पे भी टिप्पणी नहीं करूँगी। उसको पढ़ के मुझे लग रहा था कि ये लड़की ज़रूर स्किज़ोफ्रेनिक है, जो उसकी नायिका है, जिसको हमेशा लगता है कि कमरे में कोई है, या हो सकता है कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप हो, और ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, उस कहानी को पढ़ने के लिए मैं बेताब हूँ और वो संग्रह लूँगी। मैं अपने मित्रों की किताबें खूब लेती हूँ और आग्रह ये है कि जिनकी लेती हूँ वो मेरी भी लें तो कितना मज़ा आए। भले ही वो कुछ कविताओं की भी हों तो क्या हुआ, और कहानियों की भी एक नई पांडुलिपि फाइनली तैयार हो रही है, कुछ समय से रखी हुई। खैर, इतनी लंबी बातें यूं ही। नींद का शहर जागता सपना। और इतना मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में मेरी दिलचस्पी सबसे पहले इसलिए भी है क्योंकि ये एलियंस से मुलाकात की भी कहानी है। वो पुरस्कार भी इन्हें अमेरिका में मिला है और मैं खुद 7 साल अमेरिका में रह चुकी हूँ। मैं तो वहाँ पूरी बसी हुई थी। लंबी कहानी है कैसे मुझे देश निकाला मिला, तस्लीमा नसरीन के देश निकाले से जो अलग है। लेकिन चलिए सुनते हैं पहले नींद का शहर जागता सपना। नींद खुली तो लड़का चौंक पड़ा। यह कौन सी जगह है, यहाँ कैसे आ गया? बड़ा सा गोलाकार कमरा, गुंबदनुमा छत, दीवारें शीशे जैसी चमकती, कोई खिड़की नहीं, सामने से एक बड़ा सा बंद दरवाज़ा। जागते ही वे रोज जैसी आवाज़ें नहीं सुनाई दी जिनका वह आदी था। पिता के झल्लाने की, माँ के तीखी आवाज़ में नौकरानी को डांटने, छोटे भाई बहनों के पहाड़े आदि रटने की आवाज़ें, कुछ नहीं। एक सन्नाटा। उसका पालतू कुत्ता मोती भी तो नहीं भौंक रहा है। वह पलंग से उतरा। पलंग सादा लेकिन विचित्र बनावट का था, जैसे मोटे शीशे का बना हो। पास ही तिपाई भी वैसी ही। उस पर कुछ पैकेट पड़े थे। बड़े से हॉल नुमा कमरे में कहीं कोई चित्र या कैलेंडर नहीं था। उसके शरीर पर हल्के रंग, नीले रंग का स्लीपिंग सूट, उसका कपड़ा कुछ अजीब बनावट का था। उसे अब कुछ याद आने लगा। कल ही शाम की तो बात थी। स्कूल की छुट्टी के बाद अपने 5वें वर्ग के कुछ सहपाठियों के साथ खेलता हुआ निकट की पहाड़ियों की ओर आ गया था। लुका छिपी के खेल में वह पहाड़ी की एक गुफा में जा घुसा था। गुफा में कोई जानवर नहीं था, सो वह दूर तक जाकर गुफा की मोड़ में छिप गया और खुश हुआ था कि साथी नहीं खोज सकेंगे।
लेकिन तभी ऐसा लगा था जैसे दूर कहीं बाहर बादल गरजे हों, और उसे याद आया एकाएक दम घुटने लगा था। बाहर भागने की कोशिश में वह वहीं कहीं ढेर हो गया था। उसके बाद कुछ याद नहीं, आंखें खुली तो इसी हॉल में। उसने चेहरे पर हाथ फेरा और अपना हाथ देखकर और आश्चर्य हुआ। दोनों हाथ वे पहले से अधिक लंबे और बड़े लग रहे थे। हाथ को घुमा फिरा कर देखा, उसी का हाथ था। दोनों हाथ उसी के। बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे जो तिल था वह मौजूद मिला। अच्छा, एक सेकंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पासपोर्ट में एक तिल था। मेरे चेहरे पे तो है यहाँ, तो मैं दिखाऊंगी कभी और, लेकिन वो मेरे पासपोर्ट से गायब हो गया। मैं लिखा था कि यहाँ पे एक मोल है, इधर या इधर है, मैं उसकी तस्वीर खींच के सेल्फी में दिखाऊंगी, और मेरे पासपोर्ट से गायब हो गया। डिस्टिंग्विशेबल मार्क्स नन हो गया है, जबकि मैंने फॉर्म में भरा था। अब उसको नन ही रह गई होगी, कौन उसकी लड़ाई लड़े। मैं डिवोर्स्ड हूँ, फिर भी उसमें मेरे एक्स हस्बैंड का नाम लिखा है। ये तो बढ़िया ही है, क्योंकि उसको यहाँ के कोर्ट में आके कुछ जवाब देना है। मुझे देश निकाला कैसे मिला, उसने भी एक दिन मुझसे पूछा था, जब ये आंद्रेस टॉम आए थे मुझसे मिलने, मतलब मुझसे मिलने नहीं, अचानक थिएटर में। वो भी एक अद्भुत संयोग। तो मतलब मैं उनको देखकर अवाक हुई, और उसने मुझसे पूछा, तुम इंडिया जाओगी क्या? लेकिन उंगलियां अधिक लंबी मजबूत लगी। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। एक और बाथरूम का दरवाज़ा देख उधर लपका। वहाँ टंगे शीशे में जो लड़का नजर आया, उससे दिमाग और चकरा गया। चेहरा तो उसी का था, लेकिन लंबा सा, खिंचा हुआ, और ऊपरी होठ के नीचे हल्के काले रोए। वह तो जैसे रातों रात बड़ा हो गया। यह क्या जादू है? वह 12-13 वर्ष के लड़के की जगह ठीक अपने वर्ग के उस सहपाठी लड़के जैसा लगने लगा है, जो अवस्था में तो वर्ग के सभी छात्रों से बड़ा और ताकतवर था, लेकिन अक्ल से कोदो। रोज मास्टरों से पिटने वाला। सिर झटका, चेहरे पर पानी के छींटे दिए, लेकिन शीशे में सूरत वही नहीं। उसका मन हुआ जोरों से चीख पड़े या यहाँ से भाग खड़ा। यह तो कोई भूत खाना सा है। एक झटके से वह बाथरूम से निकल आया। फुर्ती से सामने दिखते बड़े दरवाजे की ओर चला कि द्वार खुल गया। एक नाटे कद के सूट पहने आदमी और नर्स की पोशाक में एक युवती एक बैग लिए भीतर आई। लड़का घबराया। वह क्या कोई अस्पताल है? उस आदमी ने कहा, लड़के, तुम घबरा गए हो, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। यह जरूर डॉक्टर होगा। लड़का मंत्र मुग्ध सा कुर्सी पर बैठ गया। वह आदमी दूसरी कुर्सी पर बैठा। नर्स खड़ी रही। मैं डॉक्टर हूँ। लो, पहले यह गोली निगल लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। नर्स तिपाई पर रखी सुराही से पानी ग्लास में ले आई। लड़के ने गोली निगल ली। जादू की तरह घबराहट दूर हो गई और वह हल्के मन का हो गया। लड़के, कोई तकलीफ? वह असमंजस में था। जी नहीं। डॉक्टर ने उसके गले में लटकी ताबीज कैसी चीज को ध्यान से देखा। तब लड़के को पता चला कि वह गले में कुछ पहने है। उसका हाथ वहां पहुंचा। पहले वह कोई ताबीज नहीं पहने था। डॉक्टर ने फिर उन स्क्रीनों को देखा और पूछा, मुंह में धातु जैसा स्वाद तो नहीं है? जी नहीं। लड़के ने अब साहस कर पूछा, यह कौन सी जगह है? क्या अस्पताल है?
मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरे घर वाले? ठहरो, घबराने की ज़रूरत नहीं। यह अस्पताल नहीं है और तुम लगभग 3 वर्ष तक सोते रहने के बाद जागे हो। लड़के का सिर घूम गया। 3 वर्ष? मैं 3 वर्ष तक सोता रहा? हाँ, हमने तुम्हें लंबी निद्रा में डाल दिया था। तुम्हें नींद में तरल भोजन दिया जाता रहा था और तुम बढ़ते रहे। लेकिन क्यों? मेरे घर वाले कहाँ हैं? आप कौन हैं? ठहरो, डॉक्टर ने फिर दीवार पर चमक रही उन स्क्रीनों को देखा। ब्लड प्रेशर कल से कुछ ज़्यादा है। यह ठीक भी है, कल तुम नींद में थे, आज जागे हुए और परेशानी में हो। खैर, तुम्हें आज निद्रा से जगाया गया है। सो क्यों? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें पता है? लड़का चौंका। जन्मदिन? उसे अपनी जन्म तिथि याद नहीं आ रही थी। दिमाग में जैसे सब धुआं ही धुआं हो रहा हो। हाँ, हमारे कंप्यूटरों ने बताया है तुम 15वां वर्ष पूरा कर आज 16वें वर्ष में आ गए हो। अब तुम्हें वे सूचनाएं मिलनी चाहिए जिनको जानने के तुम अधिकारी हो। कमाल है। लड़का मंत्रमुग्ध सा मौन रहा। याद होगा तुम्हें, तुम एक पहाड़ी गुफा में खेलने के दौरान घुसे थे। जी हाँ, हमारे कंप्यूटरों ने बताया है कि तुम्हें दम घुटने जैसा लगा था और बेहोश हो गए थे। जी, कंप्यूटरों ने कैसे यह सब बताया? लड़के, तुम्हें पता नहीं, जब तुम गुफा में बहुत भीतर में थे तभी पृथ्वी पर आणविक प्रलय जैसा आ गया था। धरती की सारी आबादी, सब जीव जंतु नष्ट हो गए। तुम्हारा बचा रहना भी एक चमत्कार था। लड़के ने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर क्या बक रहा है? सब लोग, सब जानवर, स्त्री पुरुष, हाँ, सब जीव जंतु। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। शायद ये लोग उसे किसी मतलब से बहका रहे हैं। लेकिन आप भी तो हैं, ये नर्स भी हैं। सो ठहरो, बताता हूँ। पहले डॉक्टर ने नर्स को संकेत किया। उसने अपने बैग से निकालकर 3-4 पैकेट रख दिए। ये तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में कुछ उपहार हैं। इनमें एक छोटा सा यंत्र भी है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। कुछ चॉकलेट आदि है। धन्यवाद। लड़के को महसूस हुआ जैसे सब ठीक है, कुछ परेशानी की बात नहीं। सुनो लड़के, तुमने पूछा है कि सब जीव जंतु जब नष्ट हो गए तो मैं और यह नर्स कैसे बचे हैं। सो यह जान लो कि हम लोग तुम्हारी इस पृथ्वी के नहीं हैं। तुम्हारी भाषा में कहें तो हम यंत्र मानव हैं। लड़का स्तब्ध बना रहा। मस्तिष्क ने एक के बाद एक अविश्वसनीय बातों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश में भ्रमित सा बना था। उसने यंत्र मानवों, रोबोटों के बारे में पढ़ा सुना तो था, किंतु कभी देखा नहीं था उन्हें। कहानी की पत्रिकाओं और टीवी में तो अनेक बार यंत्र मानवों के चित्र उसने देखे हैं, किंतु वे तो साफ लोहे के बने विचित्र सी बनावटों वाले रोबोट होते हैं। क्या ये लोग रोबोट हैं? देखने में तो हूबहू आदमी लगते हैं। डॉक्टर ने जैसे उसके मन की बात समझ ली, बोला, हाँ, हमें रोबोट कह सकते हो। नर्स ने एक दूसरा छोटा सा कैप्सूल डॉक्टर को दिया। वह बोला, लो, इसे निगल लो, तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी।
गोली निगलकर लड़के को सचमुच कुछ राहत सी मिली। बोला, आप लोग तो ठीक मनुष्यों जैसे हैं, मेरी भाषा भी सही सही बोल रहे हैं। यह इस यंत्र की करामात है। डॉक्टर ने जेब से एक यंत्र निकाला, बहुत कुछ मोबाइल से मिलता जुलता। यह अनुवादक है। मैं जो कहता, मतलब कि कहने को सोचता हूँ, उसका यह तत्काल तुम्हारी भाषा में अनुवाद कर देता है। असल में बोलता यही है। इसे तुम्हारी मानव जाति की लगभग सभी प्रमुख भाषाएं अच्छी तरह मालूम है। वह आगे कहने लगा, हम तुम्हारी पृथ्वी के नहीं हैं। यह जगह कहाँ है? लड़के ने टोका, क्या यह पृथ्वी ही है? हाँ, यह तुम्हारी वही पृथ्वी है जो फिलहाल कोरोना झेल रही है। कोरोना काल में इस कहानी को पढ़ना और भी दिलचस्प है। ओह, लड़के ने चारों ओर देखा। मैं कह रहा था, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। हमारा ग्रह इसी तुम्हारी निहारिका समझते हो ना? नक्षत्रों ग्रहों का विशाल समूह, या तुम्हारी भाषा में आकाश गंगा। तो हमारा ग्रह इसी निहारिका के अन्य छोर पर है। यहाँ से तुम्हारे विज्ञान के अनुसार लगभग 8 प्रकाश वर्ष दूर पर है। लड़के ने विज्ञान की घंटियों में शिक्षकों से प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा सुना तो था, किंतु उसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानता था। यूँ समझो, डॉक्टर ने बताया, ब्रह्मांड में सबसे तेज रफ्तार है प्रकाश की। सेकंड में यह तुम्हारे 1,80,200-300 मील के लगभग दूरी तक पहुंचता है। इसी गति से साल भर में जितनी दूरी प्रकाश पार करेगा, वह दूरी एक प्रकाश वर्ष की दूरी कहलाती है। तुम लोगों के एक वर्ष में लगभग 100 अरब या 1 मील किलोमीटर दूर तक प्रकाश पहुंचता है। यानी पृथ्वी से प्रकाश जितनी दूर तक 8 वर्ष में पहुंचेगा, उसी दूरी पर हमारा ग्रह स्थित है। लड़के का सिर चकराने लगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी ही भाषा में ये मील, किलोमीटर, सेकंड आदि बताए हैं ताकि तुम अच्छी तरह समझ लो। इतनी दूरी से ये लोग यहाँ कैसे आए? क्या करने आए? क्या इन्हीं लोगों ने पृथ्वी का? लगता तो है तुम्हें यह बहुत दूरी, किंतु ब्रह्मांड के अपार विस्तार के हिसाब से यह साधारण दूरी ही है। एक यही निहारिका हो ऐसा नहीं। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में अनेक निहारिकाएं तो तुम मनुष्यों ने भी देखी होंगी। आगे और कितनी कहाँ है, कौन जाने। लड़के को लगा स्कूल के भूगोल शिक्षक राय जी क्लास ले रहे हैं। उसने जो सुना उसे पचाने में लगा था। तुम्हारी पृथ्वी पर हम लोग नजर रखे हुए थे। हमारी आशंका के अनुसार वही हुआ। अणुशक्ति के गलत उपयोग आणविक विपर्यों ने इस ग्रह को बर्बाद कर दिया। ये कोरोना, लेकिन हम जरूर इससे बच निकलेंगे। यहाँ हमारे कुछ कर्मचारी गुप्त रूप से पहले से ही मौजूद थे। इस महाप्रलय के बाद जब हम यहाँ आए, वे सुरक्षित जगहों में छिपे हुए थे। उन लोगों ने तुम्हें गहरी निद्रा में डाल दिया था ताकि अणु विकिरण या रेडियो एक्टिविटी का जो कुछ प्रभाव तुम पर पड़ा था, उसे दूर किया जा सके। हमें देखकर तुम्हें धक्का न लगे,
इसलिए हमने तुम लोगों को जैसे कपड़े और मास्क धारण कर रखे, तुम लोगों जैसे। यह सब मेरे लिए क्यों? लड़के के मस्तिष्क में सवाल कौंध रहे थे। अभी भी अणु विकिरण का प्रभाव धरती पर है, स्टिल रेडियो एक्टिव। तुम यही सुरक्षित हो। हम जैसे यंत्र मानवों पर विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ की सारी वनस्पति नष्ट हो गई है, घास तक नहीं बची। जल दूषित हो गया है, पृथ्वी को घेरे रहने वाला। तुम लोगों के लिए प्राणदायी ऑक्सीजन लगभग समाप्त। यहाँ इसी क्षेत्र में 90 लाख टन ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तुम्हें कृत्रिम रूप से निर्मित जल दिया जाता है और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ इस जगह की गई है। यह सब मेरे लिए। तुम्हारी उम्र को देखते शायद ये सभी बातें समझने में तुम्हें कठिन लगें, किंतु हमें निर्देश मिला है कि तुम्हारे जन्मदिन पर ये साधारण आवश्यक जानकारियां दे दी जाए। आदेश किसने दिया, मुझे आज बता देना क्यों जरूरी था? तुम 3 वर्ष गहरी निद्रा में सोते रहे। लड़के को अपने शारीरिक परिवर्तनों, यूं बड़े हो जाने का भेद अब समझ में आ रहा था। तो क्या यह वही पृथ्वी है? सच सच वही पृथ्वी है, किंतु बदल गई है। तुम यहाँ से बाहर आओगे तो इसे पहले जैसी नहीं पाओगे। क्यों? कहा ना, सारी हरियाली, पेड़ पौधे समाप्त हैं। कितना दुखद। ये मैं बीच बीच में कूद पड़ती हूँ हस्तक्षेप के लिए, और मैंने इसीलिए पहले हरियाली का वीडियो भी बनाया कि कोरोना जो है वो हवा के लिए, दृश्यों के लिए, जिसको कहते हैं ना व्यू, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमने इतनी मोटर गाड़ियाँ, इतनी पौं की, अभी भी गुजरी है एक बाइक पौं करती हुई, कि पृथ्वी हमें बता रही है कि हे मनुष्य, कुछ दिनों अपने घरों में रहो। लेकिन पता नहीं हम कितना सुनेंगे। अगर सुन ले तो कितना अच्छा हो। हमने कुछ कृत्रिम वनस्पति और पेड़ पौधों की व्यवस्था की है केवल तुम्हारे लिए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं, तुम्हें है। तुम ऐसे वातावरण के आदी हो जहाँ वनस्पति हो। लड़के ने कुछ सोचा, कहा, लेकिन आप लोगों ने इतनी परेशानी क्यों की? मुझे न बचाते। डॉक्टर का चेहरा पूर्ववत भावहीन रहा। बोला, क्योंकि पृथ्वी की मानव प्रजाति के एकमात्र तुम ही नमूने बचे हो। यह मानसिक धक्का था, पहले महसूस हुए अनेक धक्कों से अधिक। तनावों से झुंझलाते हुए लड़के ने क्रोध करने की चेष्टा की। हम बहुत डर जाते हैं तो क्रोध भी नहीं है, क्योंकि मैंने अद्भुत कुछ बातें देखी और झेली हैं इन्हीं सो कॉल्ड एलियंस और ह्यूमंस की तथाकथित लड़ाई के चक्कर में। हम जब स्टेट्स पहुंचते हैं तो हम एलियंस कहलाते हैं। और मैंने तो अपना ग्रीन कार्ड हासिल स्टेटस भी खोया और एलियन हो गई बाकायदा। मेरा एक एलियन नंबर भी था, लेकिन मैं तो मनुष्य थी और वो लोग सुपर ह्यूमन थे अमेरिकी उसमें। तो उस समय मैंने काफ़ी डर अजीब किस्म का झेला। वो जो जगह थी दरअसल एक अमेरिकी डिटेंशन सेंटर शिटाकवा काउंटी में, वहाँ मैं भी इसी तरह सोया करती थी। तो खैर, तो मैं सोचा कि सबसे अच्छा उपयोग यही है कि आराम किया जाए। और उस वक्त तक मैंने ये नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी बढ़ेगी जितनी कि वो कनाडा में बढ़ी और उसके बाद भयानक भूकंप हुए। बहरहाल लड़के को बताया जा रहा है मनु की तरह कि पृथ्वी की मानव प्रजाति के एकमात्र तुम ही नमूने बचे हो। वह क्रोध करने की चेष्टा करता है धक्कों से उबर कर। नमूना? क्या मैं कोई खरीद बिक्री का माल हूँ? ना बचाते मुझे, क्या बिगड़ जाता? डॉक्टर एक रस भाव से कहने लगा, हाँ, इस सारी पृथ्वी पर
तुम ही एक मानव बचे हो। लेकिन एक बात मैं और बता दूं अमेरिकी लोगों के बारे में, जो आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अमेरिका को जानने वाले साहित्यकार हैं और बताने वाले। मैं तो जुमा वहाँ पहुँची और देश निकाला का शिकार हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 7 साल में मैंने देखा अमेरिकियों को, और शायद मैंने ज़्यादा करीबी उनके साथ हासिल की। अभी मेरे बहुत अच्छे अमेरिकी दोस्त हैं, टच हूँ, और मैं लौटूँगी मेरे घर को लेने के लिए, और मेरा सारा सामान, चाय की पत्तियाँ तक वहाँ रखी हैं, लॉकचू और लिप्टन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि वो हम इमिग्रेंट्स को एलियंस कहते हैं, मतलब बजाय नहीं, इसके अलावा कि वो हम एलियंस को एलियंस कहते हैं, हम इमिग्रेंट्स को एलियंस कहते हैं, और भी एलियंस हैं, एलियंस जो जैसे कि अरे उसका क्या नाम है, जिसकी वो फिल्म है, सॉरी, वो जो फिल्म है जो बहुत बड़ा हॉलीवुड का यहूदी डायरेक्टर है, स्टीवन स्पिलबर्ग तो उसका नाम है, लेकिन वो फिल्म का भी नाम और उस आदमी का नाम जिसने उन लोगों को बचाया, जिस पे वो फिल्म है, जिसमें खलनायक की भूमिका अदा की है रे फिल्म्स ने, स्टीवन स्पिलबर्ग की वो फिल्म है। और इसी तरह से उसकी फिल्म है एलियंस, जिसमें सचमुच बाहरी दूसरे ग्रहों के साथ की बात है, और हॉलीवुड का बहुत बड़ा थीम है एलियंस, यानी इमिग्रेंट्स नहीं, एक्चुअल एलियंस। लड़का इस सूचना पर तय नहीं कर पाया कि उसे प्रसन्न होना चाहिए या नाराज़। उसे डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, तुम एकमात्र मानव हो, मानव जाति चिड़िया, संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं है। इमेजिन कीजिए कि अगर ये सब खत्म हो जाए तो कितना बुरा होगा। हम उदास होंगे, चिड़िया चहचहाती है तो यूं ही हमें खुशी हो जाती है। खुशी और उदासी की बाइनरी पर कभी और बात करेंगे। हमारी जानकारी में तो इस सारी निहारिका में ऐसा कोई ग्रह नहीं जहाँ मानव प्रजाति हो। सुविस्तृत ब्रह्मांड, अनेक 100 लाख प्रकाश वर्ष की दूरियों तक के अज्ञात ग्रहों की बात अभी हम नहीं जानते। ऐसी दुर्लभ प्रजाति को नष्ट होने देना बड़ी गलत बात होती। वह आगे कहने लगा, हमारे अपने संसार यानी हम यंत्र मानवों के संसार के हिसाब से तो तुम खुद वैसे जीव हो जैसा तुम हमें देखते समझते हो। हम खुद को ही सही जीव यानी तुम्हारी भाषा में मनुष्य मानते हैं, और तुम्हें कृत्रिम जैसा तुम हमें मानते हो। संभव है आगे कभी हम लोग यानी रोबोट ही इस धरती के लोग या मनुष्य समझे जाएं, तथा तुम जैसे हाड़ मांस से निर्मित जीव रोबोट माने जाएं। फिलहाल तो तुम बचे हो यहाँ एक मानव। बड़ी सावधानी से तुम्हारी रक्षा की जाती रही है, एक दुर्लभ प्रजाति के जीव जैसी। लड़का थकने लगा था। डॉक्टर ने एक अन्य गोली नर्स से लेकर उसे दी। इसे निगल लो, थकावट दूर हो जाएगी। लड़के ने गोली निगल ली। तरोताज़ा महसूस करने लगा। उन लोगों के पास जैसे हर चीज़ की जादुर्ग गोलियां मौजूद थी। मैं यहाँ से बाहर कब निकल सकूँगा? अभी हमारे साथ, खास पोशाक पहनकर। पृथ्वी का वातावरण अभी तुम जैसे जीवों के लिए सही स्वास्थ्यप्रद नहीं है। अणु विकिरण का प्रभाव फैला हुआ है। हमारे वैज्ञानिक इसे दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों पर प्रभाव, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी पृथ्वी पर एक छोटा सा जीव तिलचट्टा या कॉकरोच था, उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके शरीर पर भी अणु विकिरण का असर नहीं पड़ता। मेरा एक और कुत्ता मेरी आवाज़ सुनकर पहुंच गया है यहाँ, जो मैंने पहले दिखाया था। मेरे बहुत प्यारे, एकदम बहुत
बच्चों जैसे कुत्ते, छोटे छोटे बच्चों जैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि केवल दोस्त कहना काफ़ी, तितलियाँ मंडरा रही हैं। चीलू दौड़ता हुआ उधर गया, उसका नाम है शेरू, और ये मैडम खड़ी है। हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और तिलचट्टे के शरीर पर भी प्रभाव असर नहीं पड़ा अणुविकरण का। यहाँ अन्य जीव नष्ट हो गए, तिलचट्टा बचा रहा। इसीलिए आप देखिएगा मैन इन ब्लैक में भी वो लोग अक्सर कॉकरोच की शेप में नजर आते हैं, लेकिन भोजन के अभाव में शायद वे भी खत्म हो गए हैं। उन्हें नमी सीलन चाहिए और सारी नमी खत्म होकर यह ग्रह एकदम शुष्क हो गया है। हमारे यंत्रों पर अणुविकिरण असर नहीं करता। कुछ हिचकिचाहट के बाद लड़के ने कहा, तो आप लोग वातावरण को शुद्ध क्यों करने में जुटे हैं? तुम्हारे मानव के लिए, केवल एक मेरे लिए? यही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मानव जाति फिर अस्तित्व में आए। तुम अकेले सूत्र हो। इसीलिए बहुत सी फिल्मों में दिखाया गया है कि वो हमारे प्यारे मित्र हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को धरती के मामलों में इतनी दिलचस्पी कैसे, क्यों हो गई? अन्य भी तो असंख्य ग्रह होंगे। यह सवाल तुम केंद्रीय प्रशासक नंबर 1 से पूछना जब उससे मिलोगे। वही जानता है, हम लोग तो केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। नंबर 1, हाँ, मुझमें नंबर 3 की बुद्धि है। इस नर्स में 5वें नंबर की है। यूं ही निचले स्तरों तक 10 नंबर तक की बुद्धि हम लोगों के मस्तिष्कीय कंप्यूटरों में है। लड़के के मन में कौंधा उसके स्कूल के हेडमास्टर से लेकर चपरासी दीनू भगत तक की बुद्धि व्यवस्था। बहुतेरी बातें वह पूछना चाहता था, किंतु उसे भूख लगने लगी थी। डॉक्टर ने समझ लिया, बोला, तुम्हारी आदतों के अनुसार भोजन की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। फिलहाल तुम यह चॉकलेट खाकर देखो तो। नर्स ने उसे दिए पैकेटों में से एक पैकेट खोलकर चॉकलेट बाहर निकाला। लड़के ने चख कर देखा, वही चॉकलेट जो उसे खास मौकों पर खाने को मिलता था, बहुत स्वादिष्ट और मेवों से भरा। डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स मेरा भी फेवरेट है। चॉकलेट खाकर जैसे भूख मिट गई। डॉक्टर ने कहा, भोजन तुम्हारे खाद्य पदार्थों वाला ही मिलेगा तुम्हें, उसकी कमी नहीं है। आओ। लड़का कुछ संशय के साथ डॉक्टर और नर्स के पीछे चला। तो दोस्तों, अब हम भी लेते हैं लंच ब्रेक। मैं भी लंच करती हूँ, आप भी एक स्नैक ब्रेक लीजिए। आशा है आप मुझे खाते पीते भी सुन सकते हैं, लेकिन सुनिए ज़रूर एलियंस के साथ ही ये कहानी चंद्रमोहन प्रधान जी की, जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ, जिनका मैं कहानी पाठ कर रही हूँ, जिनकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, शुक्रिया।